राजस्थान की रहने वाली प्रिया सेठ ने कुछ ऐसा काम किया कि उसके पास इतने पैसे आ गए थे कि वो 10-10 हजार के तो बस जूते पहना करती थी। इसके कपड़ों की कीमत लाखों में होती थी। लेकिन जब प्रिया सेठ के काले कारनामों से पर्दा उठा तो हर कोई शौक रह गया। प्रिया सेठ के जब काले कामों के बारे में आप सुनोगे तो आपको बहुत ही अजीब लगेगा कि किसी शरीफ घर की लड़की इतना बुरा काम कैसे कर सकती है। तो प्रिया कौन सा काम करती थी और उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आते थे? तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में 3 मुख्य लोग हैं। पहला प्रिया सेठ, दूसरा दीक्षांत कुमार और तीसरा लक्ष्य वालिया। तो सबसे पहले प्रिया सेठ का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में राजस्थान के एक छोटे से शहर में हुआ था। प्रिया बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी तेज थी, साथ ही देखने में भी काफी खूबसूरत थी। पढ़ाई में प्रिया कितनी तेज थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 10वीं में प्रिया ने 90% मार्क हासिल किए थे। वहीं प्रिया ने 12वीं में 85% नंबर के साथ पास किया था। प्रिया आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए जयपुर आ जाती है और यहाँ जयपुर के ही एक कॉलेज में आर्ट की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लेती है। कॉलेज के साथ साथ प्रिया यहाँ कोचिंग भी करने लगती है। प्रिया एक छोटे शहर से आई थी और उसके शहर के मुकाबले जयपुर काफी बड़ा था। यहाँ की चमक को देखकर प्रिया को लगता है कि असल दुनिया तो यहाँ बसती है। इस शहर की चमक धमक में प्रिया इतनी तेजी से खोने लगती है कि अब वो सब कुछ पाना चाहती थी जो इस शहर के रईस लोगों के पास था। अब प्रिया बहुत जल्द बेतहाशा पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली प्रिया जो ख्वाब देख रही थी उसे पाना आसान नहीं था। इसीलिए प्रिया ने पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी ढूंढना शुरू कर दिया। जब प्रिया सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी तो एक दिन न्यूज़पेपर में उसने जॉब के सिलसिले में एक विज्ञापन देखा। उसने तुरंत उस विज्ञापन के नंबर पर कांटेक्ट किया तो पता चला कि ये एक ऐसी एजेंसी का नंबर था जो लड़कियों का धंधा किया करता था। उस एजेंसी वाले ने प्रिया से कहा कि तुम कॉलेज की जवान खूबसूरत लड़कियों को हमारे धंधे में लेकर आओ तो हम तुम्हें काफी पैसे देंगे। पहले तो प्रिया ने वो ऑफर ठुकरा दिया, मगर पैसों की लालच के आगे प्रिया ने इस बिजनेस में उतरने का फैसला कर लिया और वो इस कंपनी के लिए काम करने लगी। ये कॉलेज की मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर जिस्म फरोशी के धंधे में लाने लगी थी। इसके बदले प्रिया को काफी पैसे मिलते थे। छोटे शहर के एक शरीफ घर की लड़की के तौर पर आई प्रिया अब जिस्म फरोशी के धंधे में उतरने के बाद सिगरेट और शराब भी पीने लगी। उसने कुछ समय तक दूसरी कंपनियों के लिए भी काम किया और जब उसे काम करने का पूरा तरीका समझ में आ गया तो इसने अपनी ही एक एस्कॉर्ट सर्विसेज की वेबसाइट 2014 में लॉन्च कर दी। प्रिया ने अपनी ये वेबसाइट लोगों को लड़कियां अवेलेबल करवाने के लिए लॉन्च नहीं की थी, बल्कि उसने ये साइट लोगों को ठगने के लिए बनाई थी। दरअसल इस वेबसाइट के जरिए जब कोई ग्राहक प्रिया को फोन करता था तो वो एक व्हाट्सएप के जरिए फोन करने वाले व्यक्ति को कई लड़कियों की फोटो भेजती थी और जब क्लाइंट किसी एक लड़की को पसंद कर लेता था तो प्रिया उसे पैसों की बात करती थी। प्रिया एक लड़की की कीमत 30,000 रुपए तक एक रात के लिए लेती थी। इसके बाद क्लाइंट से मिलने का समय तय करती थी। अमूमन क्लाइंट प्रिया को ही पसंद किया करते थे क्योंकि प्रिया देखने में काफी खूबसूरत थी। सब कुछ फाइनल होने के बाद प्रिया अपने क्लाइंट को मिलने के लिए बुलाती थी। जब प्रिया किसी क्लाइंट से मिलने जाती थी तो कुछ देर वो लोग बात करते और प्रिया पहले ही पूरा पैसा एडवांस में ले लेती और क्लाइंट से कहती कि मैं इस पैसे को कार में रख कर आती हूँ और फिर तुम जहां कहोगे तुम्हारी कार में चलूंगी। इसी बहाने प्रिया वहां से निकलकर अपनी कार से भाग जाती थी। इधर क्लाइंट उसके इंतजार में अपना हाथ रगड़ता रह जाता था। देखते ही देखते प्रिया ने बहुत कम समय में सैकड़ों लोगों को ठग लिया। अब प्रिया के पास काफी पैसे हो गए थे और इसके शौक भी काफी महंगे हो गए थे। अब प्रिया 20-20 हजार की कीमत वाले जूते पहना करती थी और इसके कपड़ों की कीमत लाखों में थी। प्रिया अब तक सैकड़ों लोगों को लड़की के देने के नाम पर ठग चुकी थी, लेकिन शर्म के मारे प्रिया की शिकायत किसी ने भी दर्ज नहीं करवाई थी। मगर 2014 में जब ऐसे ही ठगी प्रिया ने एक व्यक्ति से की तो उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी और प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर कुछ ही दिनों के अंदर प्रिया जेल से बाहर आ गई और फिर से इस धंधे में शामिल हो गई। अब साल 2015 आ गया था और इसी साल में एक डेटिंग ऐप टिंडर काफी लोकप्रियता बटोर रहा था
और लोग मौज मस्ती के लिए अपने पार्टनर की तलाश में टिंडर का सहारा लेने लगे थे। प्रिया ने भी टिंडर ऐप को अपना ठिकाना बनाया और वहां वो लोगों को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाती थी और कुछ दिन बातें किया करती थी। फिर मुलाकातों का दौर शुरू हो जाता था। जब प्रिया किसी टिंडर मैच से मिल जाती थी तो उसके साथ कुछ अश्लील तस्वीरें भी खिंचवा कर रख लेती थी। फिर उन्हें तस्वीरों के जरिए प्रिया सामने वाले को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती थी और फिर ब्लैकमेलिंग के जरिए लाखों रुपए ठग लेती थी। प्रिया इतनी शातिर थी कि वह सिर्फ 35 से 45 साल की उम्र वाले शादीशुदा अमीर लोगों को ही अपना शिकार बनाती थी, क्योंकि वह लोग उसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाते थे, क्योंकि अगर वह ऐसा करते हैं तो उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाती और साथ ही उनकी बदनामी भी होती। प्रिया का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। अब साल 2018 आ गया और प्रिया की मुलाकात टिंडर पर विमान कोहली नाम के अविवाहित आदमी से होती है। इसके अलावा विमान प्रिया को बताता है कि वह दिल्ली में रहता है। उसका ताल्लुक बहुत बड़े बिजनेस घराने से है और वह करोड़ों का मालिक है। इतना सब कुछ जानने के बाद प्रिया के लिए ये एक परफेक्ट शिकार था। धीरे धीरे इन लोगों की खूब बातें होने लगी और प्रिया विमान कोहली के साथ प्यार का नाटक करने लगी। वो दोनों घंटे घंटे तक बात किया करते। इसी बीच साल 2018 में फरवरी के महीने में टिंडर पर ही प्रिया की मुलाकात 21 साल के दीक्षांत नाम के लड़के से होती है। दीक्षांत का संबंध मुंबई के एक रईस परिवार से था और दीक्षांत खुद भी पेशे से एक मॉडल था और साथ ही प्रोड्यूसर भी था। प्रिया ने दीक्षांत को भी अपने प्यार में फंसा लिया। दीक्षांत प्रिया को लेकर इतना पागल हो गया कि वो अपने काम धंधे को छोड़कर जयपुर आ गया और यहां ये प्रिया के साथ मिलकर एक लग्जरियस अपार्टमेंट में एक किराए का घर ले लिया। इसी अपार्टमेंट के आसपास प्रिया के बॉयफ्रेंड दीक्षांत का एक दोस्त भी रहता था। उसका नाम लक्ष्य वालिया था। लक्ष्य की उम्र 20 साल थी। अब तक प्रिया ने जितने भी बॉयफ्रेंड बनाए थे वो सभी पैसे लेने के लिए, लेकिन यह पहली बार था जब प्रिया खुद दीक्षांत के प्यार में पड़ गई थी। दोनों लिविंग में रहने लगे थे। जब साथ रहते हुए कुछ समय गुजर गया तो प्रिया को पता चला कि दीक्षांत के ऊपर 25 लाख का कर्ज है। दीक्षांत ने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, लेकिन उस प्रोजेक्ट में उसे जबरदस्त नुकसान हो गया था। जब दीक्षांत के कर्ज के बारे में प्रिया को पता चला तो प्रिया दीक्षांत को बताती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं पैसे का जुगाड़ करती हूं, हम मिलकर इस कर्ज को चुका देंगे। यहां प्रिया ने पहली बार दीक्षांत को विमान कोहली के बारे में बताया। प्रिया ने दीक्षांत को बताया कि टिंडर पर कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात विमान कोहली नाम के दिल्ली के एक अमीर बिजनेसमैन से हुई है। वह करोड़ों का मालिक है। मैं उसे अपने प्यार में फंसाऊंगी और फिर उसे ब्लैकमेल या किडनैप करके पैसे ले लूंगी। प्रिया ने इस प्लान के बारे में अपने बॉयफ्रेंड दीक्षांत के साथ साथ दीक्षांत के दोस्त लक्ष्य को भी बताया। सभी को यह प्लान अच्छा लगा। जब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली तो प्रिया ने विमान को जयपुर मिलने के लिए बुलाया। 2 मई 2018 को शाम के 7 बजे विमान अपने घर से पूरी तरह अच्छे से तैयार होने के बाद पिता की ऑल्टो लेकर निकल गया। जब विमान से घर वालों ने पूछा कि कहां जा रहे हो तो विमान ने अपने पिता रामेश्वर शर्मा से कहा कि काम के सिलसिले में मुझे बाहर जाना है और मैं कुछ ही घंटे में वापस आ जाऊंगा। जब रात के 9 बज गए और विमान वापस घर नहीं आया तो विमान के पिता ने रात के 9:15 पर अपने बेटे के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन 1 घंटी होते ही दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया। कुछ समय बाद घर वालों ने फिर से कॉल किया, लेकिन इस बार विमान ने कॉल उठा लिया और अपने घर वालों को कहा कि कंपनी के एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है। मामला बहुत बड़ा है और जमानत के तौर पर 8 से 10 लाख रुपए पुलिस वाले मांग रहे हैं। ऐसे में मुझे आने में रात को देर हो सकती है, क्योंकि पूरा मामला सुलझाने में समय लग जाएगा। घर वालों ने सोचा कि कुछ समय बाद विमान वापस आ जाएगा, लेकिन उनके इंतजार की घड़ी लंबी होती गई और देखते देखते सुबह हो गई। इसी दौरान रात में परिवार वालों ने विमान को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। पुलिस थाने में भी विमान के घर वालों ने विमान के गायब होने की रिपोर्ट लिखवा दी थी, लेकिन विमान का कोई अता पता नहीं चल रहा था। अब 3 मई को अचानक सुबह के 4 बजे विमान ने अपने पिता को फोन किया और कहा कि इन लोगों को जितनी जल्दी हो सके 10 लाख रुपए भेज दीजिए और मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। इससे पहले कि विमान के पिता कुछ कह पाए, दूसरी तरफ से एक लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें 20 मिनट का समय देती हूं। अगर 20 मिनट में तुमने अपने बेटे के अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा नहीं करवाए तो मैं इसे मार दूंगी। इस पर विमान के पिता ने कहा
कि मेरे पास अभी 10 लाख रुपए नहीं है, लेकिन 1 घंटे के अंदर 3 लाख रुपए दे सकता हूं। इसके बाद विमान के पिता पैसों के जुगाड़ में लग जाते हैं। वो सीधा बैंक जाते हैं, जहां उन्होंने अपने जीवन भर के 3 लाख रुपए की सेविंग कर रखी थी। उन्होंने वो 3 लाख रुपए अपने अकाउंट से अपने बेटे विमान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ट्रांजैक्शन की रसीद विमान के पिता ने व्हाट्सएप के जरिए अपने बेटे के नंबर पर भेज दिया। इसके बाद विमान के पिता रामेश्वर शर्मा अपने बेटे के नंबर पर फोन करते हैं, लेकिन फोन बंद बता रहा था। अब वो सीधे पुलिस के पास जाते हैं और पूरी बात पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस जांच में लग जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इधर अनहोनी की आशंकाओं के बीच विमान के माता और पिता रो रो कर बेहाल हो चुके थे। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। 3 मई की रात को राजस्थान के झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन से रामेश्वर के पास एक फोन आया। पुलिस ने बताया कि आप तुरंत हॉस्पिटल चले आइए, क्योंकि आपको एक लाश की पहचान करनी है। विमान के परिवार वाले भागते हुए अस्पताल पहुंचे। वहां जो लाश पुलिस को मिली थी, उसका चेहरा इतने बुरे तरीके से बिगाड़ दिया गया था कि पहचानना भी मुश्किल था। लाश को कई टुकड़ों में काटा गया था। लाश के साथ की गई हैवानियत को देखकर हर किसी की रूह कांप गई थी। लाश का चेहरा भले ही बिगाड़ दिया गया था, मगर विमान के पिता ने अपने बेटे की लाश को उसके पास से बरामद की गई चीजों को देखकर और बेटे के शरीर पर मौजूद कुछ निशानों को देखकर पहचान लिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर विमान की हत्या किसने की है। पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग गई और पुलिस ने उन सभी नंबरों को ट्रेस करना शुरू कर दिया जिससे पिछले कुछ दिनों में विमान की बात हुई थी। अब विमान के नंबर की कॉल डिटेल मंगाई गई तो पता चला कि एक नंबर ऐसा है जिस पर पिछले कुछ दिनों से लगातार विमान बात कर रहा था। अब पुलिस उस नंबर की लोकेशन पर जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। पुलिस को यहां से इतनी जानकारी जरूर मिली कि यहां पर एक लड़की और एक लड़का रहते हैं। पुलिस को अब प्रिया और दीक्षांत के बारे में पता चल चुका था और अब पुलिस जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी। मगर प्रिया इतनी शातिर थी कि वो ऐसी जगह गायब हो गई कि उसे ढूंढना मुश्किल हो गया था। लेकिन प्रिया पुलिस को लंबे समय तक धोखा नहीं दे पाई और पुलिस की जाल में फंस गई। जब प्रिया 4 मई की सुबह अपने बॉयफ्रेंड दीक्षांत के साथ शहर छोड़कर भागने की तैयारी में गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो यहीं पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। प्रिया और दीक्षांत के साथ साथ पुलिस ने लक्ष्य वालिया को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि लक्ष्य भी इन दोनों के साथ था। अब पुलिस इन तीनों को लेकर थाने आ जाती है और पूछताछ का सिलसिला शुरू करती है। शुरू में हर शातिर अपराधी की तरह ये तीनों भी किसी विमान को जानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जब पुलिस टॉर्चर करती है तो ये तीनों टूट जाते हैं और बोलना शुरू करते हैं। प्रिया के बयान के अनुसार 2 मई को प्रिया ने विमान कोहली को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया और फिर वहां कुछ देर रुकने के बाद वो लोग प्रिया के फ्लैट पर चले गए। प्लान के मुताबिक प्रिया ने अपने बॉयफ्रेंड दीक्षांत और उसके दोस्त को पहले से बता दिया था कि वो विमान को लेकर फ्लैट पर आएगी, इसलिए जैसे ही प्रिया विमान को लेकर फ्लैट में अंदर आती है तो लक्ष्य और दीक्षांत ने विमान को अचानक से पकड़ लिया और उसके हाथ को बांधकर उसे एक बेड पर पटक दिया। इसके बाद लक्ष्य और दीक्षांत विमान के साथ मारपीट करने लगे और उसे धमकाने लगे। इसी बीच बिस्तर पर पड़े विमान की पिछली जेब से प्रिया उसका पर्स निकाल लेती है। इस पर्स में से एक आई कार्ड निकलता है और उस आई कार्ड पर फोटो विमान का था, लेकिन नाम दुष्यंत शर्मा लिखा हुआ था। यह सब देखकर प्रिया सारा खेल समझ जाती है और दुष्यंत उन्हें बताता है वो किसी करोड़पति का बेटा नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट माइनिंग कंपनी में काम करने वाला एक छोटा सा मैनेजर है और उसकी 3 साल पहले शादी भी हो चुकी है और उनका 1-1.5 साल का बेटा भी है। अब ये सब सुनने के बाद इन तीनों को समझ नहीं आता कि दुष्यंत के साथ क्या किया जाए, क्योंकि ये लोग तो विमान कोहली से करोड़ों रुपए निकलवाना चाह रहे थे। लेकिन उनके सामने पड़ा था दुष्यंत शर्मा, जिनकी हैसियत 2-4 लाख रुपए की भी नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद प्रिया और दीक्षांत दुष्यंत से कहते हैं कि अभी अपने पिता को फोन करो और जल्द से जल्द 10 लाख रुपए अरेंज करने के लिए कहो। इसके बाद क्या हुआ है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जब प्रिया से पुलिस ने पूछा कि जब तुम्हें 3 लाख रुपए मिल गए थे तब भी तुमने दुष्यंत की हत्या क्यों की, तो इस पर उन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने पैसे मिलने से पहले ही प्रिया के कहने पर दुष्यंत की हत्या कर दी थी। दरअसल पूरा प्लान फेल होने से प्रिया बहुत गुस्से में थी, इसीलिए उसने दुष्यंत की मौत का फैसला पहले से ही कर दिया था।
दुष्यंत को मारने के लिए प्रिया का बॉयफ्रेंड दीक्षांत दुष्यंत के पेट पर बैठ गया और अपने हाथों से दुष्यंत का गला दबाने लगा। जब दुष्यंत नहीं मरा तो उसने एक तकिए से दुष्यंत का मुंह दबाकर उसे फिर से मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब भी दुष्यंत की मौत नहीं हो रही थी। इससे प्रिया को गुस्सा आने लगता है और वो सीधे किचन में जाती है और वहां से फल काटने वाला चाकू लाकर दीक्षांत के हाथ में दे देती है। अब चाकू से दीक्षांत दुष्यंत की गर्दन पर 10 से 12 बार वार करता है और आखिरकार दुष्यंत को मौत की नींद सुला देता है। दुष्यंत की हत्या करने से पहले जब प्रिया ने दुष्यंत का पर्स निकाला था तो उसमें दुष्यंत का एटीएम कार्ड भी था। प्रिया उस एटीएम कार्ड को ले लेती है और एटीएम का पिन कोड पूछ लेती है। दुष्यंत की हत्या करने के बाद प्रिया एटीएम कार्ड लेकर पास के ही एक एटीएम में जाती है और वहां से 25,000 निकाल लेती है। 25,000 इसीलिए क्योंकि दुष्यंत की एटीएम की एक दिन की मैक्सिमम लिमिट 25,000 ही सेट थी। पैसे निकालने के बाद प्रिया पास के ही दुकान में जाती है जहां से वो एक बड़ा सा सूटकेस खरीद लेती है। उसके बाद घर के अंदर दुष्यंत की लाश को तीनों लोग मिलकर कई टुकड़ों में काटकर इस सूटकेस में रख देते हैं और अंधेरे के वक्त फेंक देते हैं। यही सूटकेस अगले दिन पुलिस बरामद कर लेती है। फिर ये तीनों वापस आते हैं और अपनी कार का नंबर प्लेट बदलकर अपने प्लाट पर आते हैं और दुष्यंत की कार को लेकर ये तीनों वहां से निकल जाते हैं। प्रिया पुलिस को बताती है कि उसने लड़की अवेलेबल करवाने के नाम पर हजारों से ज्यादा लोगों को ठगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि प्रिया ने इस काम को कभी गलत भी नहीं माना, बल्कि प्रिया इसे कहती है कि वह एक समाज सेवा कर रही है और वैसे लोगों को सजा दे रही है जो अपने घर में अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं। फिलहाल प्रिया सेठ, लक्ष्य वालिया और दीक्षांत कुमार पर अपहरण, ठगी, ब्लैकमेलिंग तथा दुष्यंत की हत्या करने और सबूत मिटाने की धाराओं के केस दर्ज है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कई ठोस सबूत भी पेश किए हैं। इस पूरे मामले में लक्ष्य वालिया कुछ साल जेल में बिताने के बाद फिलहाल जमानत पर बाहर है। प्रिया और दीक्षांत ने 2020 में एक जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद इन दोनों ने एक बार फिर से कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन दूसरी बार भी कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। फिलहाल यह दोनों जेल में ही है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। आपको ये सच्ची घटना की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।